Hi everyone, welcome back to the Galaxy of Electrical Engineering. So I'm back with another video regarding power system objective questions by CL Vadwa. So this is video number 19. So if you haven't watched my previous video, so kindly watch it because it is very helpful for your upcoming examination. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. So our first question for this video is, if a transformer is switched on to a voltage more than the rated voltage for a certain loading condition, lagging power factor, options are its power factor will improve, its power factor will deteriorate, no effect on power factor, it may or may not improve. ठीक है. सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर के रेटेड वोल्टेज से भी ज़्यादा वोल्टेज देके अगर हमने ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन कर दिया, सो पावर फैक्टर में क्या चेंजेस होने वाले दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. अगर मैं यहाँ ट्रांसफॉर्मर को ड्रॉ कर लूँ, this is going to be voltage and here we are going to get IM. ठीक है. सो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा IM का भी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज हम वोल्टेज को मोर देन रेटेड वोल्टेज देके ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. ट्रांसफॉर्मर का ऑपरेशन हम ट्रांसफॉर्मर स्विच ऑन किस वोल्टेज पे होने वाला है, मोर देन रेटेड वोल्टेज पे. दैट मीन्स IM का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं यहाँ फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँ, सो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद विल बी हैविंग टू IM वैल्यूज. सो पहले का IM वैल्यूज एंड बाद में का IM वैल्यू. ठीक है. रेटेड वोल्टेज अगर जब रहेगा तब IM वैल्यू कौन सा होने वाला है, IM1. दिस इज एट रेटेड वोल्टेज एंड IM2 इट इज मोर देन रेटेड वोल्टेज. ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट दिस करंट एंड दिस इज गोइंग टू बी V, राइट. So up to IM1, this is going to be theta 1. Up to IM1, this is going to be theta 1, and up to IM2, this is going to be theta. ठीक है. सो आप यहाँ देख सकते हो कि थीटा 2 का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. अगर हमने IM को इंक्रीज कर दिया देन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. सो अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा देन कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का तो वैल्यू डिक्रीज होगा. दैट मीन्स पावर फैक्टर विल डिक्रीज, पावर फैक्टर विल डिटोरिएट. अगर आपने रेटेड वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज देके ट्रांसफॉर्मर को स्विच ऑन कर दिया देन पावर फैक्टर में चेंजेस होने वाला है. अगर लैगिंग पावर फैक्टर होगा तो पावर फैक्टर डिटोरिएट हो जाएगा. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 3 फेज ट्रांसफॉर्मर विच कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल आर डैश. सो जो कंडीशन होता है 3 फेज पैरेलल कनेक्शन के लिए, सो जो कंडीशन होता है दैट इज इट शुड हैव सेम फेज सीक्वेंस, सेम फेज सीक्वेंस. और जो सेकेंड कंडीशन होता है दैट शुड बी जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस. सो जीरो रिलेटिव फेज डिफरेंस. ठीक है. सो वी हैव वन चार्ट रिगार्डिंग दिस. सो चलिए उसे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर. So there are two groups, group number 1 and group number 2. So जो ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन होते हैं ग्रुप नंबर 1 में that is going to be for 0 degree. For 0 degree, 0 degree के लिए हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन कर सकते हैं या फिर डेल्टा एंड जिगजैग स्टार कनेक्शन कर सकते हैं. इन केस ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री के केस में हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन कर सकते हैं एंड डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा एंड जिगजैग स्टार कनेक्शन कर सकते हैं. और जो हमारा फेजर ग्रुप 2 है देयर इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट प्लस और -30 डिग्री. अगर प्लस और -30 डिग्री होगा तो हम
डेल्टा स्टार को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार डेल्टा को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर स्टार एंड जिगजैग स्टार को कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 180 प्लस और माइनस 30 होगा। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार एंड जिगजैग स्टार। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अगर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है तो हम कौन सा कनेक्शन नहीं कर सकते हैं? सो कौन सा कनेक्शन नहीं कर सकते? हियर वी हैव स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा, वी कैन कनेक्ट। ठीक है, स्टार स्टार एंड डेल्टा डेल्टा वी कैन कनेक्ट, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार वी कैन कनेक्ट, स्टार 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 डेल्टा वी कैन नॉट कनेक्ट, वी कैन नॉट कनेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन कौन से फेजर ग्रुप को हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से फेज सीक्वेंस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। So option number C is only correct answer for this. So we cannot connect this connection. So चलिए next question की ओर। For certain geometry and operating voltage of the uncompensated transmission line, the ratio of power transfer capability to the surge impedance loading with increase in length dash. So यहाँ हमें क्या दिया गया है? We have been given that there is one uncompensated transmission line. So uncompensated transmission line दिया गया है. So I can draw here. This is our transmission line, right? This is uncompensated transmission line. Here we have generator E at an angle of del, and here we have infinite bus V at an angle 0. सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, दैट मीन्स पी मैक्स, दैट मीन्स पी मैक्स का रेशियो फाइंड आउट करना है टू द सर्ज्ड इम्पिडेंस लोडिंग, सर्ज्ड इम्पिडेंस लोडिंग विथ इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेंथ का वैल्यू बढ़ना चाहिए। सो पी एम, व्हाट इज पी एम? पी एम इज नथिंग बट E into V by X, ठीक है, E into V by X। एंड सिमिलरली सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होता है? सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय X, बट यहाँ हमें E और V का वैल्यू दिया गया है। सो वी कैन राइट हियर सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इज इक्वल्स टू EV X। ठीक है, हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे, बट यहाँ हमें क्या दिया गया है? लेंथ का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। सो ई वी बाय 2 पाई एफ एल इंटू लेंथ इंटू एल। बट आपको पता है कि जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लेंथ की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। सो यू कैन राइट दैट पी एम बाय एस आई एल इज इक्वल्स टू 1 by L. So अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा होगा then this is going to decrease, then this is going to decrease, then the ratio of power transfer capability to the surge impedance loading with increase in length, and this is going to get decrease. So option number C is only correct answer for this. क्यों decrease होगा? Because पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी तो लेंथ पे डिपेंड होती है, बट सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग लेंथ पे डिपेंड नहीं होती है। सर्ज इम्पिडेंस, जो सर्ज इम्पिडेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है, दैट मीन्स सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग भी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ PM by SIL is going to decrease. So option number C is only correct answer for this. So next question is, if the normal system frequency is 50 Hertz and if it is operating at 53 Hertz, the equipment on the system most adversely affected is dash. So options are power transformer, alternator, turbine and all of the above are equally affected. So आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्मल सिस्टम फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, नॉर्मल सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और अगर इसे ऑपरेट किया गया है 53 हर्ट्ज पे, सो कौन सा इक्विपमेंट सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा देन सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करेगा दैट इज गोइंग टू बी टर्बाइन ओनली, दैट इज गोइंग टू बी टर्बाइन only. So option number C is only
correct answer for this. So moving towards next question. The operation of the relay which is most affected due to arc resistance is dash. So options are Moore relay, reactance relay, impedance relay, and all are equally affected. So we have certain information regarding distance relay. So चलिए उसे one by one हम discuss कर लेते हैं. So there are three types of distance relays. So कौन कौन से relays होते हैं? First one is reactance relay. Second one is impedance relay and third one is Moore relay. ठीक है. So one by one point को discuss कर लेते हैं. So relay affected by आर्क रेजिस्टेंस. सो आर्क रेजिस्टेंस से कौन कौन सा रिले ज्यादा अफेक्ट करेगा, कौन सा रिले कम अफेक्ट करेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ठीक है. सो जो मोर रिले होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, मोर रिले सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है बाय आर्क रेजिस्टेंस. और जो रिएक्टेंस रिले होता है वो सबसे कम अफेक्ट होता है बाय आर्क रेजिस्टेंस. और मीडियम वन इज इम्पिडेंस रिले. ठीक है. और जो बेस्ट रिले होता है यूज्ड अगेंस्ट आर्क रेजिस्टेंस, सो इट इज नथिंग बट रिएक्टेंस रिले. क्यों रिएक्टेंस रिले? बिकॉज ये लीस्ट अफेक्टेड है, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय आर्क रेजिस्टेंस. देन सेकेंड वन वी हैव हियर इज अफेक्टेड, द रिले अफेक्टेड और सेंसिटिविटी बाय पावर स्विंग. सो अगर पावर स्विंग हो रहा होगा तो कौन सा रिले सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, विच इज नथिंग बट फर्स्ट वन इज रिएक्टेंस रिले. इट इज very sensitive, it is mostly affected by power swing. So जो second number होता है impedance relay, ये medium, it is medium affected, and least affected by power swing is Moore relay. और जो बेस्ट रिले होता है हम यूज कर सकते हैं फॉर पावर स्विंग इज मोर रिले ओनली. अगर आपको रिलेज याद करने होंगे कि सबसे ज्यादा आर्क रेजिस्टेंस और पावर स्विंग का कौन सा ज्यादा अफेक्टेड रिले होता है या फिर कौन सा कम अफेक्टेड रिले होता है, एक याद कीजिए और उसका रिवर्स में आप दूसरे इसमें लिख सकते हैं. अगर आपने याद कर लिया आर्क रेजिस्टेंस का, मोर रिले सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा और पावर स्विंग में ये सबसे कम अफेक्ट करेगा. इम्पिडेंस रिले दोनों भी केस में मीडियम है. एंड रिएक्टेंस रिले आर्क रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, इट इज लीस्ट अफेक्टेड, एंड पावर स्विंग के केस में क्या होता है, इट इज मोस्ट अफेक्टेड. तो ऐसे आप याद रख सकते हैं. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए मोर रिले. सो आर्क रेजिस्टेंस से सबसे ज्यादा कौन सा अफेक्ट होता है, नथिंग बट मोर रिले. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द रिले विच इज मोस्ट सेंसिटिव टू पावर स्विंग, हमने अभी डिस्कस किया था. कौन सा पावर स्विंग से मोस्ट अफेक्टेड रिले होता है, इट इज नथिंग बट रिएक्टेंस रिले ओनली. हियर यू कैन सी most affected by power swing is reactance relay, least affected Moore relay, and medium is impedance relay. So moving towards next question. A 100 by 5 ampere primary current transformer supplies overcurrent relay set at 25% pickup and it's a burden of 5 VA. The secondary voltage is dash. So what we need to find out? We have to find out secondary voltage. So 100 by 5 ampere दिया गया है. So secondary current क्या है? Secondary current is equals to 5 ampere. So you have to find out pickup current. I pickup. So I pickup आप कैसे find out कर सकते हो? जो percentage pickup का value दिया गया है, जो current setting का value दिया गया है percentage में, that you have to find out. So it is going to be 0.25 into secondary current जो कि आया है 5, which is equals to 1.25 ampere. So pickup current का तो value हमने find out कर लिया. Now you have to find out voltage, right? So जो burden दिया गया है secondary side पे, that is going to be 5 VA. So 5 is equals to V हमें find out करना है. और current क्या निकला, अभी हमने find out किया था, current is going to be 1.25. So when you will solve this, you are going to get 4 volts.
So जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. So ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. So our next question is, a 100:5 current transformer has secondary winding and a lead resistance of 0.2 ohm and the secondary burden is 5 VA, then the VA output is dash. So यहाँ दिया गया है 100:5, ये दिया गया है रेटिंग फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 0.2. सेकेंडरी बर्डन का वैल्यू दिया गया है VA का वैल्यू 5 VA एंड सेकेंडरी करंट क्या दिया गया है? सेकेंडरी करंट इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टोटल VA आउटपुट फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो आउटपुट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू 5 VA प्लस I स्क्वायर R. सो I क्या है? I इज नथिंग बट 5 एम्पियर. 5 प्लस 5 स्क्वायर 25 एंड R का वैल्यू इज 0.2. So when you will solve this, you are going to get 10 VA. ठीक है, what you are going to get? You are going to get 10 VA. So this is going to be our final answer. So option number B is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. So चलिए next question की ओर. The phase angle error of a current transformer can be reduced by connecting an element across its secondary which is predominantly dash. So options are resistive, inductive, capacitive and independent of nature of element. So I would like to tell it directly कि whenever there is phase angle error in current transformer, so हम उसे कैसे reduce कर सकते हैं? We can be able to reduce by connecting inductance to its secondary. So अगर आपने secondary में inductance connect कर लिया, then phase angle error current transformer में reduce हो सकते हैं. ठीक है, so moving towards last question. So our last question is, auto reclosing is used in case of dash. So options are lightning arrestor, air blast circuit breaker, bulk oil circuit breaker, minimum oil circuit breaker. So what is auto reclosing? Auto reclosing ये एक प्रोसेस होती है, जैसे ही आर्क का एक्सटिंक्शन हो जाए तो दोनों भी कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर व्हेन दे आर गोइंग टू गेट क्लोज, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिक्लोजिंग. बट जब भी वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसे हम ऑटो रिक्लोजिंग कहेंगे. सो हम कौन से सर्किट ब्रेकर में ऑटो रिक्लोजिंग यूज करते हैं? हम उसी सर्किट ब्रेकर में ऑटो रिक्लोजिंग यूज करेंगे जिसका क्लोजिंग टाइम सबसे कम हो, जिसका कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग टाइम सबसे ज्यादा कम हो, उसे ही हम ऑटो रिक्लोजिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होगा? whenever there is arc formation between the contacts of circuit breaker, so एयर ब्लास्ट किया जाएगा और आर्क जल्दी से क्विंच हो जाएंगे. ठीक है, और ये जो प्रोसेस होंगी, ये प्रोसेस को लेस टाइम लगेगा. सो टाइम विल बी लेस. ठीक है, टाइम लेस लगेगा. सो जिस भी सर्किट ब्रेकर में आर्क के एक्सटिंक्शन के लिए कम टाइम लगेगा, उसी सर्किट ब्रेकर में हम ऑटो रिक्लोजिंग यूज करेंगे. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. ऑटो रिक्लोजिंग इज यूज्ड इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. हम ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो टाइम होता है आर्क एक्सटिंक्शन का वो लॉन्ग हो जाता है. सो क्लोजिंग टाइम भी क्या हो जाएगा? क्लोजिंग टाइम कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के क्लोजिंग का टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक लॉन्गर टाइम. सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑटो रिक्लोज. सो ऑयल सर्किट ब्रेकर में नहीं होता, ओनली इन केस ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो जितने भी हमने आज क्वेश्चंस किए होंगे आपको समझ में आए होंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके.
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू गाइस।